साथियों नमस्कार। साथियों, हम सबका ध्यान इलेक्शंस में लगा रहा, हम सब लोग इलेक्शंस कवर करते रहे और बड़ी तीव्रता से पूरा देश इलेक्शंस में डूबा रहा। लेकिन वहां चाइना ने कुछ ऐसा कर दिया जिसको जान करके आप हैरान तो हो ही जाएंगे, साथ में भविष्य के लिए अलर्ट भी हो जाएंगे। जी हाँ, चाइना ने अपना वो रूप दिखा दिया जिसके लिए वो जाना जाता है। मैं लंबे समय से वीडियोस बना रहा हूं जिसमें यह बात बताता आया हूं कि कम्युनिस्ट पार्टीज किस तरह से अपना जाल बिछाती हैं, किस तरह से किसी देश को अंदर से खोखला करती हैं, चाहे मीडिया को खरीद करके कुछ न्यूज़ चलाना, चाहे यूट्यूबर्स को खरीद करके ऐसी न्यूज़ें चलवाना जिससे कि नेशनलिस्ट गवर्नमेंट को बदनाम किया जा सके और कम्युनिस्ट विचारधारा को प्रमोट किया जा सके। ऐसी कई चीज़ें मैं आपको कई वीडियोस में बताता आया हूं। कुछ लोगों ने मेरा विरोध भी किया, लेकिन मुझे कोई टेंशन नहीं थी। मुझे पता था समय के साथ इनको पता चल जाएगा कि हकीकत क्या है। उसके कुछ लक्षण देखने लगे हैं। पूरी हकीकत स्पष्ट रूप से आपको आने वाले टाइम में देखने को मिलेगी, लेकिन आप डॉट्स को अगर कनेक्ट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि चाइना है क्या। बताता हूं हुआ क्या है। आपने खबर सुनी होगी, कुछ दिन पहले मैंने वीडियो भी बनाया था कि चाइना ने ताइवान को घेरना स्टार्ट कर दिया है अपनी नेवी और मिलिट्री के द्वारा। और यह भी बताया था कि वहां से जो सी रूट है, जहां से चाइना का माल आता और जाता है, उस रूट पर भी उसने चेकिंग और इन्वेस्टिगेशन काफी तेज कर दिया है सामान को लेकर के। ये मैंने आपको बताया था। सबको लगा कि ताइवान पर कब्जा होने वाला है, ताइवान पर कब्जा होने वाला है। मैंने तब भी वीडियो में बताया था कि कब्जा होने वाली बात नहीं है, ये प्रेशर बनाया जा रहा है, साइकोलॉजिकली ताइवान को वीक किया जा रहा है। और मैंने ये भी कहा था, आप चेक कर लेना वीडियो में, मैंने कहा था आर्थिक रूप से इसे कमजोर बनाया जाएगा ताइवान को घेर करके उसकी साइकोलॉजी को कमजोर किया जाएगा। उसके साथ ही वहां पर जो लीडर्स होते हैं कुछ अपोजिशन के, जो चाइना को फेवर कर सकते हैं, उन लीडर्स को खरीद करके या उनको किसी तरह से डाइवर्ट करके चाइना के फेवर वाले काम कराए जाएंगे। और वही हुआ है। जी हाँ जी, वही हुआ है जो बताया था। चाइना ने अपने इन्फ्लुएंस से ताइवान के कुछ अपोजिशन लीडर्स को प्रभावित करके ताइवान की लेजिस्लेचर में एक ऐसा बिल पास करवा दिया है जिससे ताइवान के प्रेसिडेंट की पावर कम हो जाती है। जी, यू विल शॉक्ड एंड दिस इज द ट्रुथ। कैसे? देखिए, अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा ताइवान के जो संसद है, वहां का लेजिस्लेचर है, वहां पर इस तरह से हंगामा हुआ था। आपने नहीं सुना होगा, हम भी नहीं सुन पाए थे, मुझको भी खबर लेट मिली क्योंकि मैं सर्च कर रहा था तो पता चला। ये एक ट्रेंडिंग न्यूज होनी चाहिए थी, लेकिन हमारा ध्यान गया नहीं। खैर, ये हुआ क्यों था? क्योंकि जो ताइवान का पार्लियामेंट है उसने एक ऐसा बिल पास कर दिया है जिससे प्रो चाइना चेंजेस को किया जाएगा। जी, वहां पर क्या हुआ है, जो ताइवान का संसद है, वहां पर जो मेन पार्टी है, अभी जो रूलिंग पार्टी है, वो नेशनलिस्ट पार्टी है। वो पार्टी चाहती है ताइवान मजबूत बने, चाइना का इंटरफेरेंस ना हो। मतलब एक अच्छा लीडर है वहां पर जो भी प्रेसिडेंट है, लाई चिंगते। और वहां पर जो अपोजिशन है वो ऐसी है जो थोड़ा सा चाइना को फेवर करती है। अगर नंबर्स की बात करें संसद में, तो नंबर्स कुछ ऐसे हो गए हैं अब कि अपोजिशन का एक लीडर ज्यादा आ रहा है। अगर वोटिंग कराते हैं तो एक लीडर ज्यादा अपोजिशन का हो जाता है इस वक्त। लेकिन अपोजिशन यूनाइटेड नहीं है, इसलिए सरकार नहीं बना पा रही। फर्ज कीजिए बीजेपी की सीटें थोड़ी कम आ जाएं, बीजेपी की सीटें आ जाए मान लो 270, या एनडीए की सीटें 270 आ जाएं, उसके अलावा जो भी बचा हुआ है वो सब अपोजिशन है। तो अपोजिशन ज्यादा हुई नंबर में, बीजेपी कम हुई, पूर्ण बहुमत नहीं आया। अब कल को बीजेपी को किसी चीज से रोकना है तो अपोजिशन मिलकर के वोट दे देगी किसी एक चीज में, लेकिन इतना भी नहीं मिलेगी कि सरकार बना ले। तो वहां पर अपोजिशन ने अपने प्रभाव से, अपनी संख्या के प्रभाव से एक बिल पास करा दिया जिसके जरिए जो अभी का प्रेसिडेंट है उसकी शक्तियां कम हो जाती हैं। इन शक्तियों में क्या कम होता है? इनमें कम ये होता है कि इसके बाद वहां पर प्रोटेस्ट भी हुए, लोग सड़कों पर भी आए हैं, लोगों ने इस चीज का विरोध भी किया है, लेजिस्लेचर में भी प्रोटेस्ट हुए हैं, सब कुछ हुआ है, लेकिन वहां किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। सबको पता है, दुनिया जानती है, 2-3 दिन प्रोटेस्ट होंगे, फिर लोग अपने अपने काम पे चले जाएंगे। इस दुनिया में किसी को ज्यादा देश से या किसी चीज से मतलब नहीं है, 2-3 दिन के ही प्रोटेस्ट होते हैं। तो वो होकर के शांत भी हो गए हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। ना कोई बदलाव किया गया बिल में और ना ही कोई जनता की बात को सुना गया। हुआ वही जो अपोजिशन ने चाहा या जो चाइना के फेवर का था, दूसरे शब्दों में कहा जाए तो। अब देखिए हुआ क्या है कि जो वहां पर अपोजिशन पार्टीज हैं, कुछ मेन अपोजिशन पार्टीज, एक केएमटी है और एक टीपीपी है, इन लोगों ने मिलकर के एक ऐसा बिल पास करवा दिया पार्टीज के प्रभाव से जिसमें प्रेसिडेंट की शक्तियां कम कर दी गई हैं। अब प्रेसिडेंट के लिए बाध्यकारी है, ये जरूरी है कि प्रेसिडेंट को लेजिस्लेचर में आकर के हर सवाल का जवाब देना पड़ेगा जो भी वहां के लॉ मेकर्स उनसे पूछेंगे।
मतलब ये वो वाली बात होगी कि हमारे प्रेसिडेंट के लिए ये कंपलसरी कर दिया जाए कि आपसे जो भी एमपी पूछेंगे आपको पार्लियामेंट में आके जवाब देना पड़ेगा। तो कितनी मतलब अजीब सी बात है ये वहां पर उनको करना पड़ेगा। दूसरा, वहां पर जो प्रेसिडेंट हैं उनको कई सारे चेक्स एंड बैलेंसेस लगाए गए हैं, वो जरूरत से ज्यादा शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकते। साथ ही जो लेजिस्लेचर है, संसद है, उसका कंट्रोल बढ़ा दिया गया है बजट के मामले में, जिसमें डिफेंस स्पेंडिंग शामिल है। मतलब पहले क्या होता था, बजट वगैरह कितना आएगा, डिफेंस के लिए बजट कितना आएगा, इन सब चीज़ों पर जो फैसला है प्रेसिडेंट लेते थे, अब इस पर फैसला संसद लेगा। समझ गए आप? समझ गए? ताकत के तौर पर देखा जाए तो लेजिस्लेचर के पास ज्यादा है, और पद के तौर पर देखा जाए तो प्रेसिडेंट ऊंचा है। ये आप देख रहे हैं ना किस तरह से चाइना ने अंदर से खोखला किया है। ताइवान की ताकत क्या थी? ताइवान की ताकत थी कि हमें डिफेंस की स्पेंडिंग बढ़ानी है, डिफेंस के इक्विपमेंट खरीदने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हथियार खरीदने हैं, जिससे कि कल को चाइना से युद्ध हो जाए तो उन हथियारों के माध्यम से हम काउंटर कर सकें। और ये हथियार कहाँ से खरीदे जाएंगे? यूएसए से खरीदे जाएंगे। लेकिन हर एक हथियार तो तब खरीद पाओगे ना जब आपके पास पैसा होगा, बजट होगा। उस बजट को ही कंट्रोल कर दिया गया है। अब ये बजट की शक्तियां प्रेसिडेंट से छीन करके लेजिस्लेचर को दे दी गई है। देख लीजिए। और लेजिस्लेचर में बहुमत में कौन है? अपोजिशन। अपोजिशन किसको चाहती है? चाइना को चाहती है या प्रो चाइना है। कर लीजिए क्या कर लेंगे। इस बात से अमेरिका तिलमिलाया तो है ही, साथ में बैकफुट पर भी है। जी, अमेरिका किस तरह से बैकफुट पर है देखिए। ये अमेरिका की जो ट्रेजरी होती है उसकी सेक्रेटरी है, ये चाइना गई और चाइना में वहां के मंत्री के सामने इस तरह से झुक रही हैं। आज तक कभी नहीं देखा गया कि यूएस का कोई बड़ा ऑफिशियल, सेक्रेटरी लेवल का ऑफिशियल चाइना के किसी ऑफिशियल के सामने ऐसे झुका हो। पहली बार हो रहा है। कभी आप ऐसा कल्पना कर सकते हैं कि हमारे जयशंकर साहब कभी चाइना जाएं या किसी दूसरे देश में जाएं और ऐसे झुक करके बात करें? हम चाइना जैसे अभी आर्थिक पावर नहीं है, उसके बावजूद भी हम नहीं झुकते किसी के सामने और बराबरी के साथ बात करते हैं। ना आंख उठा करके बात करते हैं, ना आंख झुका करके बात करते हैं, आंख से आंख मिला करके बात करते हैं। और ये देखिए, अमेरिका की ताकत है कि उसे हथियार बेच के पैसे कमाने हैं। अमेरिका जानबूझ करके आग लगा के पैसे कमाता है, लेकिन यहां पर तो अमेरिका बिल्कुल पस्त हो गया, क्योंकि अमेरिका को पता है जब डिफेंस स्पेंडिंग ही कम कर दी गई है ताइवान की, तो वो ताइवान उतने हथियार खरीद ही नहीं पाएगा, और हथियार खरीद नहीं पाएगा तो हम करेंगे क्या बेच करके? या हमारा कोई मतलब ही नहीं है, फिर तो हम तो वही बेचने और खरीदने में मानने वाले लोग हैं। वहां पर अमेरिका को समझ में आ गया कि चाइना ने खेल बड़ा खेल दिया। तो चाइना ने ताइवान को तो ऐसे कंट्रोल किया। चाइना भारत को भी कंट्रोल करने में लगा हुआ है लंबे समय से। आप 1.5 साल से देख रहे हैं, मोटे तौर पर तो 1.5 साल से, वैसे तो लंबे समय से देख रहे हैं आप कि बड़ी कोशिशें हो रही हैं। भारत में डिक्टेटरशिप है, गवर्नमेंट में महंगाई है। अब आप मुझे बताइए, आपको महंगाई कहाँ दिखाई देती है? आप कहेंगे पेट्रोल 100 रुपये हो गया है, आप कहेंगे 2014 में तो 70 था, 60 था, अब 100 हो गया है। ठीक है, आप 2014 से 2024 को कंपेयर कर लीजिए, लेकिन ये भी देख लो कि 2004 में कितना था और 2014 में कितना था। तुलना पीछे की भी तो करो, तब पता चलेगा रियलिटी क्या है। और समय के साथ माना महंगाई बढ़ती है तो लोगों की पगार भी तो बढ़ती है। आज के 20 साल पहले लोगों को महीने के जितने रुपए मिलते थे आज उससे ज्यादा ही मिलते हैं। हर चीज महंगी हो रही है, पगारें भी बढ़ रही हैं, वो तो हर साल बढ़ता है। आपकी सैलरी का हर साल इंक्रीमेंट होता है, तब तो आप नहीं बोलते कि सैलरी हमारी बढ़ा दी, मत बढ़ाओ इसे। महंगाई महंगाई का जानबूझ करके नैरेटिव चलाया गया। ऐसे ही कुछ पत्रकार ऐसे पेश किए गए, यूट्यूबर्स ऐसे पेश किए गए, जिसने सरकार को बैकफुट पर धकेलने की कोशिश करी, जनता को भ्रमित करने की कोशिश करी। और हमारे अपोजिशन के कुछ लीडर्स भी ऐसे हैं जो पिछले लंबे समय से चाइना के टच में हैं। या तो चाइना खुद जाते हैं या कोई ना कोई लिंक ऐसा सामने आ जाता है कि उन्होंने चाइना के फलाने से बातचीत करी, चाइना के ठिकाने से बातचीत करी। ऐसे हैं, फोटोज भी आते हैं। मैं हवा में बात नहीं करता, ये देखिए, मैं इनका नाम लेना नहीं चाहूंगा। चाइना जाकर के मिलके आते हैं। तो 2017 का फोटो है हालांकि, क्योंकि उसके बाद जो भी मीटिंग्स हुई हैं उसकी खबरें आई हैं, कोई फोटो नहीं आया है। तो मैंने कहा भाई फोटो दिखा दूं, उससे ज्यादा प्रमाणिकता मिल जाती है। और चाइना इस पूरी कोशिश में है कि कैसे भी राहुल गांधी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाया जाए। जिस दिन राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री बने, आप समझ जाना कोई ना कोई काम ऐसा हो जाएगा जिसको हम और आप विश्वास भी नहीं कर सकते। आप कहेंगे अरे ऐसा थोड़ी है, अरे ऐसा है। 1962 में हमारा अक्साई चीन चला गया, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी थे। जबकि नेहरू जी को पता था कि 1959 में चाइना ने तिब्बत पर कब्जा किया है, तो चाइना एक अच्छा देश नहीं है या उसकी इंटेंशन अच्छी नहीं है। तो उस इंटेंशन को भांपते हुए भी नेहरू जी ने 1962 में युद्ध के दौरान एयरफोर्स का इस्तेमाल करने से मना क्यों कर दिया? क्यों अक्साई चीन जाने दिया? 2-4-5 साल हल्ला रहा, फिर हमारा देश भी एक्सेप्ट कर गया कि ठीक है अब चाइना ले गया तो ले गया। क्यों भैया?
क्यों ऐसा हुआ कि जब हमको यूएन की परमानेंट सीट मिल रही थी तो नेहरू जी ने बोला कि नहीं नहीं चाइना को दे दो, हिंदी चीनी भाई भाई। क्यों नेहरू जी ऐसा काम करते थे हमेशा जो चाइना को पसंद था? क्यों नेहरू जी ने इस चीज का विरोध नहीं किया कि चाइना ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया है? बताइए आप। तो चाइना के फेवर के थे ना कहीं, मुझे तो ऐसे ही लगता है, क्योंकि मैं उस काल में तो था नहीं। लेकिन पढ़ के देखता हूँ, दस्तावेज देखता हूँ, सब चीजें ऐसी लगती है कि जो भी चीजें चाइना को पसंद थी वो नेहरू जी किए जा रहे थे। चाइना को नहीं पसंद था कि भारत जो है अमेरिका के साथ अलाइंड हो, तो नहीं हुआ भारत। रशिया के साथ हो गया, यूएसएसआर के साथ हो गया था, क्योंकि वो भी कम्युनिस्ट था, चाइना भी कम्युनिस्ट था। चाइना थोड़ा सा बैकफुट पर गया, हल्का सा, जब इंदिरा गांधी जी आ गई थी। लेकिन इंदिरा गांधी जी भी रशिया के ज्यादा पक्ष में थी, यूएसएसआर के पक्ष में थी, वो भी कम्युनिस्ट थी। राजीव गांधी जब तक आए, कुछ सोच समझ पाते, तब तक उनका असैसिनेशन हो गया। उसके बाद यहां पर कोई सरकार ऐसी मजबूत आ नहीं पाई, या इस तरह की सरकार नहीं आई जो डेडिकेटेडली चाइना की तरफ टिल्ट रहे। चाहे बाद में बहुत सारे प्रधानमंत्री आए, नरसिम्हा राव जी आए, वीपी सिंह जी आए, चंद्रशेखर आए, गुजराल जी आए, बहुत सारे लोग आए थे, कोई भी पूर्ण बहुमत में नहीं आया था। अटल बिहारी वाजपेयी भी पूर्ण बहुमत में नहीं आ पाए थे, मनमोहन सिंह जी भी पूर्ण बहुमत में नहीं आ पाए थे। तो चाइना अंदर से देश को खोखला करना चाहता था हमेशा से, आज भी लगा हुआ है। उसे पता है डायरेक्टली मैं नहीं कर सकता, डायरेक्टली करना भी नहीं चाहिए आज की डेट में, उसे ऐसा लगता है ताइवान पर चाइना हमला नहीं करेगा जब तक बहुत ज्यादा इमरजेंसी ना हो जाए, जब तक उसे ये ना लगे कि अब लास्ट यही एक तरीका है। चाइना पहले ताइवान को अंदर से खोखला करेगा। चाइना भारत को अंदर से खोखला करने में लगा हुआ था, और पूरी कोशिश थी कि इस बार का चुनाव मोदी ना जीते। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, आप भले मोदी के विपक्षी हों, लेकिन आपका दिल भी जानता है कि मोदी को हराने में कोशिश पूरी करी गई है सोशल मीडिया के द्वारा। उसके साथ ही अगर आप यूएसए की बात करें तो यूएसए में भी चाइना को खतरा है कि डोनाल्ड ट्रंप दोबारा ना आ जाए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप चाइना को बिल्कुल पसंद नहीं करते। अब चाइना की कोशिश होगी कि डोनाल्ड ट्रंप को कैसे रोका जाए। अब आप देखना, यूएस में भी कुछ मिलॉर्ड्स ऐसे हैं जो बड़े लिबरल टाइप के कहलाते हैं, लेफ्टिस्ट टाइप के हैं। वैसे लेफ्टिस्ट और लिबरल कभी दोनों, एक आदमी दोनों चीज़ें नहीं हो सकता, ये जानबूझ के बनाया गया वर्ड है। लेकिन हैं वहाँ पे कुछ मिलॉर्ड जो हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप को किसी पॉइंट पर एक बैकफुट पर ला दें। दैट इज समथिंग डिफरेंट। बट बताना ये चाह रहा हूं कि चाइना ने एक इतना बड़ा खेल कर दिया। ये खेल इस बात को दर्शा रहा है कि भैया आने वाले समय में हमें इन चीजों से अलर्ट रहना चाहिए। उनकी डिफेंस स्पेंडिंग को रोक दिया गया है, उनकी जवाबदेही को बढ़ा दिया गया है, और बोल दिया गया है कि जो भी लोग, ये भी बोला गया है इसमें जो बिल लाया गया है कि लेजिस्लेचर में जितने भी ऑफिशियल्स बैठे होते हैं, इनमें से अगर किसी ने भी कंटेम्प्ट ऑफ प्रोसीडिंग किया तो उस पर भी कार्रवाई होगी। जैसे हमारे यहाँ पर क्या होता है, संसद में आप कुछ भी बोल दो, कुछ भी कर दो, लड़ाई झगड़ा कुछ भी कर लो, वो मामला कोर्ट में नहीं जा सकता। संसद के अंदर के मामले को कोर्ट कुछ नहीं कर सकती। लेकिन चाइना ने कहा है, सॉरी ताइवान ने कहा है कि यहाँ पर अगर किसी ने कुछ गड़बड़ी करी तो मामला सीधे कोर्ट में जाएगा। इसे कहते हैं पंजा, चीनी पंजा। जो हमारे देशवासी अभी भी समझ पाए तो समझ जाएं, न समझ पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, मोदी तो फिर भी आ ही रहा है। नमस्कार।